नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने आपकी रिवीजन सीरीज चालू की हुई है और हमने करंट अफेयर आपका कंप्लीट करा दिया है 80%। करंट अफेयर को 2 वीडियोज़ आने बाकी हैं, अभी वो आएंगे दिसंबर के पहले 2 दिनों में। ठीक है, हमने आपका पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है और ये आपकी हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, जिसका पहला वीडियो आपको मिल चुका है, ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, आज वीडियो नहीं आ पाई, उसका कारण ये था कि हमने कल वीडियो रिकॉर्ड की थी और टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई, तो हमको वो वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी है। ठीक है, चलिए हम लोग चालू करते हैं और ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, ना अपना ना आपका। तो देखिए, हमने आपको कल मौर्य काल तक पढ़ा दिया था और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये गिरनार पर्वत गुजरात से मिला है। ठीक, अब आप देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि यूज की गई है और ये काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। मतलब इससे पहले काव्य शैली का नमूना नहीं मिला है कहीं पे भी। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। उसके बाद आप देखेंगे कनिष्क जो कुषाण काल है वो चालू हो जाता है। कनिष्क कुषाण काल के जो संस्थापक है कुजुल कटफिसस हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रथम बार कब्जा किया था। ठीक है, सबसे पहले। फिर विम कटफिसस जो है वो इन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। विम कटफिसस ने कुषाण सत्ता भारत में स्थापित की। ठीक, विम कटफिसस ही था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए और माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की। अब आप एक बात फैक्ट ये वाला याद रखिएगा कि भारत में इंडो ग्रीक जो थे, ठीक है, इंडो ग्रीक, हिंदी में इसको हिंद यूनानी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, परंतु ये नियमित रूप से नहीं जारी किए। इन्होंने जारी किया और फिर बंद हो गए इनके सिक्के। लेकिन जब कुषाण आए, ये विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, फिर कनिष्क, इन्होंने सोने के सिक्कों को नियमित रूप से जारी किया। तो आप क्वेश्चन की इस चीज़ को पकड़िएगा कि वहाँ पे पहली बार किसने जारी किया है या फिर ये पूछा है कि नियमित रूप से किसने जारी किया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्वर्ण सिक्के हिंद यमन, ये देखिए वही बात यहाँ पे लिखी है, सबसे पहले जारी किया, कुषाणों ने नियमित रूप से जारी किए। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र अंकित मिलता है। सारनाथ बौद्ध अभिलेख से कनिष्क के जो सिक्के हैं उनके चिन्ह मिलते हैं आपको। अब आप देखिए रबतक अभिलेख जो है, यहाँ पे किन किन शहरों का वर्णन है रबतक अभिलेख में। तो यहाँ इस अभिलेख में 4 शहरों का वर्णन मिलता है, साकेत, कौसाम्बी, पटना और श्रीपंपा। इन 4 शहरों के आप नाम याद रखिएगा। अब देखिए, वर्तमान कैलेंडर में 57 वर्ष जोड़ने पर आपको विक्रम संवत मिल जाएगा और यदि आप 78 वर्ष घटा देते हैं तो आपको शक संवत मिल जाएगा। अब आप ये बताइए, भारत का जो पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग, वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, शक संवत। ये स्वीकार कब किया गया है? तो ये आपका स्वीकार किया गया है 1957 में। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितना अंतर है? तो दोनों संवत के बीच में 150 वर्ष का अंतर है। ये भी एक फैक्ट है जो बार बार आपसे पेपर में पूछता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, अश्वघोष, ये कनिष्क के काल का एक बहुत बड़ा विद्वान था और कनिष्क के समय जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ने मिलकर उसकी अध्यक्षता की थी। वसुमित्र औपचारिक रूप से अध्यक्ष था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। अब अश्वघोष जो है, इसकी रचनाएं क्या क्या हैं? तो इनके नाम याद रखिएगा। इसकी 3 रचनाएं मिलती हैं, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, आप इन तीनों नामों को याद रखिएगा, पेपर में बार बार पूछता है। पतंजलि ने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर महाभाष्य नाम की टीका लिखी है। तो यानी कि पतंजलि की जो रचना है वो महाभाष्य है और ये महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक तरह का टीका है। अब आप देखते हैं, एक अगली किताब है आपके सामने, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये जो किताब है, इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, आज तक उसका नाम किसी को नहीं पता चला है। ठीक है, और अरिकामेडू में जब खुदाई की गई तो ये किताब और इस जगह की खुदाई से विदेशी व्यापार के हमको साक्ष्य मिलते हैं। गांधार कला में किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है? तो हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया गया है। अब कुषाण काल में आप देखते हैं तो बाल विवाह प्रारंभ हो गया था और स्त्रियों का उपनयन संस्कार जो था ये खत्म कर दिया गया था। तो ये दोनों चीज़ें एक स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन में पूछी गई थी कि कुषाण काल में बाल विवाह प्रारंभ हुआ
स्त्रियों का उपनयन संस्कार समाप्त हो गया और दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। अब आप देखते हैं स्ट्रेटो सेकंड। ये स्ट्रेटो सेकंड है कौन? तो ये एक सातवाहन राजा है और इसने सबसे पहले सीसे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो भारत में सीसे के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो सातवाहन थे। फिर आप देखते हैं 184 BC यानी कि 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना होती है। स्थापना की किसने है? तो पुष्यमित्र शुंग ने की है। ये किस गोत्र का था? तो ये भारद्वाज गोत्र का था। एक बार पेपर में इसका गोत्र भी पूछ लिया था, ये PYQ से लिया गया है। ठीक है, हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन चुका है। अब आप देखेंगे नवा शासक जो था भागभद्र शुंग वंश का ही था। विदिशा में इसके समय हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मिलता है, भागभद्र के समय का। ठीक है, ये नवा शासक है, नवा शुंग शासक। नवा का मतलब नया नहीं, 9वें नंबर का, 9th। ठीक है, कुछ गच्छ लोग इसको नौ समझ लेंगे, नया समझ लेंगे, न्यू समझ लेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कंडवंश। कंडवंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव कंडो ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान या पैठन थी, प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, या तो पैठन, एक ही जगह के 2 नाम है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था ये भी एक सातवाहन राजा है और इसने 4 वर्ण व्यवस्था स्थापित की थी, 4 वर्णों वाली, यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको स्थापित किया था। अब आप देखते हैं कलिंग नरेश जो है, चेदी वंश कलिंग का था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन। यहाँ का जो प्रतापी राजा था, सबसे ज़्यादा फेमस राजा, वो था खारवेल। अब खारवेल का आपको हाथी गुफा या अभिलेख जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसका है? तो ये खारवेल का है। उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है, ये उड़ीसा में, आप स्टेट भी याद रखेंगे। अब देखिए इस अभिलेख में 3 राज्यों को वर्णन मिलता है, चेर, चोल और पांड्य। यानी कि चेर, चोल, पांड्य, इन 3 राज्यों को खारवेल ने हराया था। अब आप देखते हैं योद्धेय जो है एक प्रकार का सिक्का है और इस सिक्के पर कार्तिकेय का चित्र अंकित है। कार्तिकेय कौन है? तो ये भगवान शिव का पुत्र है। अब आप देखेंगे किस वंश के राजाओं को सिरि पर्वतीय कहा जाता है? तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को कहा जाता है। भीतरी स्तंभ लेख किसका है? तो ये स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त कौन है? तो ये गुप्त वंश का आखिरी शासक है। फिर आप देखेंगे कनिष्क के समय के विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं, तो उसमें अश्वघोष है, नागार्जुन है, पार्श्व है और चरक है। फिर आप देखेंगे पांचाऊ, ये एक चीनी जनरल है और इसने कनिष्क को हराया था एक युद्ध में। तो आप ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछता है कि पांचाऊ ने कनिष्क को हराया और लोगों को क्या लगता है कि कनिष्क जो है ये हमेशा से अविजित रहा, इसको किसी ने हराया ही नहीं है, तो लोग इस स्टेटमेंट को गलत समझ लेते हैं, लेकिन ये सही है, पांचाऊ ने हरा दिया था, इसको घसीट घसीट मारा था। फिर आप देखेंगे प्रथम ईरानी कौन था? तो डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम को ही दारा प्रथम कहा जाता है और 522 से 486 BC के बीच इसका शासनकाल था। इसने भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया था। तो डेरियस प्रथम इज द फर्स्ट इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वंश हैं कौन पहले आए कौन बाद में, मैं इकट्ठा ये सारा आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ये पेज खत्म होने दीजिए आप। सातवाहन राजाओं की सर्वाधिक लंबी सूची किसमें मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, कि वंशों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जैसे आप देखेंगे जो विष्णु पुराण है उसमें मिलता है आपको मौर्य वंश का वर्णन, और जो वायु पुराण है उसमें मिलता है आपको गुप्त वंश का, और जो सातवाहन वंश है इसका आपको मिलता है मत्स्य पुराण में। तो आप ये याद रखिएगा। अब देखिए एका ब्राह्मण की उपाधि मिली थी गौतमी पुत्र सातकर्णी को। हिरण्य क्या है? एक प्रकार का मौर्यकालीन टैक्स है, कर है। ठीक है, युक्ति इसको जिलाधिकारी को कहा जाता था। रज्जुक एक प्रकार का मौर्यकालीन राजस्व अधिकारी होता था और प्रादेशिक ये एक तरह का गवर्नर होता था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मगध जो साम्राज्य था उस पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा, हा सी न म सु क सा। ठीक है, हा से हर्यक वंश सबसे पहले, फिर शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंद वंश, फिर आपका आता है मौर्य वंश, और फिर आपका आता है शुंग वंश। ठीक है, फिर आपका आता है कंडव वंश, और फिर आपका आता है सातवाहन वंश। अब आप इनके क्रम से इनका याद रखिएगा कि कौन किस क्रम से आता है, किसका शासनकाल कब रहता है। ठीक है,
आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा कुछ याद होना चाहिए। अब देखिए विदेशी आक्रांता कौन कौन आए हैं, मैं उनको भी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उनका क्रम, तो उनका क्रम है ISPK। सबसे पहले इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक मतलब कि हिंद यूनानी, ठीक है, इंडो जी। अब एस से क्या है, तो ये है शक। पी से क्या है, तो पहलव। और के से क्या है, तो कुषाण, ठीक, ये चार। अब आप यहाँ पे जो डेरियस प्रथम देख रहे थे ना, दारा प्रथम, वो इंडो ग्रीक ही था। इन्हीं इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अब चलिए मौर्य साम्राज्य में और क्या बच रहा है हम आप आगे देखते हैं। तो ये आपका मौर्योत्तर काल समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, कहाँ, गुप्त वंश में। तो गुप्त वंश में आप देखते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल दोनों एक साथ है, ठीक है। गुप्त वंश में ये वंश कब से चलता है, तो 275 से 550 AD तक, 275 से 550 AD, ठीक है। मतलब ये पहले ईसा पूर्व चल रहा था। ईसा पूर्व का मतलब जो होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और अब क्या है, AD जो है ये ईसा मसीह के जन्म के साथ, ठीक है। तो ये ईसवी सन आपका चालू हो गया। अब देखिए श्रीगुप्त, ये जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक है। इसने स्थापना कब की है, तो 275 AD में की है, ठीक है। समुद्रगुप्त अगला शासक है इसी वंश में एक। इसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है। समुद्रगुप्त से पहले घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम भी आते हैं, ठीक है। अब उनका नाम इतना ज़्यादा फेमस इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं ढंग का। जिन्होंने किया उनके नाम से बनता है क्वेश्चन, और मैं बस उन्हीं को याद रखने को आपको सलाह दूंगा। सबके नाम याद रख के आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, गोल्ड मेडल। आप उनके नाम जरूर याद रखिए जो पेपर में बार बार पूछे जाएंगे। मैं बहुत सारी कहानियां मुझे पता है, मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि समय जाएगा, और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सीधी सी बात, मुझे चाहिए मैं आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूँ, आप उसको रटे और पेपर में उल्टी करके आ जाएं और आपका पेपर सही हो जाए। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इसका मेहरौली अभिलेख मिलता है और वाकाटक अभिलेख मिलता है। वाकाटक अभिलेख किसका है, तो प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती गुप्ता कौन है, तो ये चंद्रगुप्त जो सेकंड है इसकी पत्नी है, सॉरी पत्नी नहीं, पुत्री है, माफ कीजिएगा। अब आप देखेंगे चंद्रगुप्त जो है, इस चंद्रगुप्त सेकंड, इसी का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ये शकों का अंत किया था इसने, इसलिए इसको सकारी की उपाधि दी गई थी। सकारी का मतलब होता है शक प्लस अरि। अरि मीन्स होता है शत्रु, और किसका शत्रु, तो शकों का शत्रु। चांदी का सिक्का इसने जो जारी किया था उसको रूप्यक कहा गया था। अब आप देखेंगे इसके ही नौरत्न थे। अब इसके नौरत्नों के नाम आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, कई बार ऑप्शन में पूछता है। तो नौरत्न इसके कौन कौन थे, तो कालिदास, धन्वंतरी महान चिकित्सक, वराह मिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वरुरुचि, वेताल भट्ट, घटकरपर। तो आप ये 9 नाम याद रखिएगा। अब देखिए स्कंदगुप्त जो है, इसके समय हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था, ठीक। अब हूणों में आप देखेंगे तोड़माड़ सेकंड जो है ये हूण आक्रांता था, दूसरा हूण आक्रांता था, तोड़माड़, ठीक है। और जो मिहिर कुल है ये सबसे फेमस हूण आक्रांता था। ये तोड़माड़ जो है ये मिहिर कुल का पापा था, फादर। कुमारगुप्त जो है इसने बिलसड़ अभिलेख लिखवाया है। तो ये बिलसड़ अभिलेख किसका है, तो ये कुमारगुप्त का है। जैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगी मैं आपको कई सारे अभिलेख क्रम से लिखवा दूंगा, आप उनको रट लीजिएगा कम से कम, ठीक है। जितने आपके काम के होंगे उतना मैं कर दूंगा। अब देखिए भास्कराचार्य ने क्या लिखा है, तो सिद्धांत शिरोमणि। ब्रह्मगुप्त ने क्या सिद्धांत दिया, तो चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया है। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। दैनिक का क्रय विक्रय का काम किससे करते थे गुप्त काल के लोग, तो कौड़ियों से करते थे। अब आप देखेंगे सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख कब का, तो 512 ईस्वी का। इसमें क्या होता है, गोपराज जो कि सेनापति था गुप्तों का, उसकी पत्नी ने अपना शवदाह किया था, शव के साथ खुद को जला दिया था। अब अजंता की जो गुफाएं हैं इनमें से 16 और 17 नंबर की जो है ये विहार हैं, और जो 9 नंबर का 11 नंबर की है, 19 नंबर की है, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, 19 नंबर की जो है ये चैत्य है। अब विहार और चैत्य में अंतर क्या होता है, तो विहार रहने की जगह होती है, ठीक है, रहने की जगह, एक टाइप का निवास स्थान। आप वर्तमान होटल समझ लीजिए कि मतलब बौद्ध भिक्षु हैं वो जाके कहीं रह रहे हैं तो उसको विहार कहेंगे। और चैत्य जो होता है ये पूजा ग्रह होता है, यहाँ पे पूजा होती है, ठीक है, तो चैत्य मंदिर टाइप। अब आप देखेंगे समुद्रगुप्त जो था ये बहुत पराक्रमी राजा था। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, हालांकि ये गलत उपाधि दी जाती है क्योंकि नेपोलियन बहुत बाद में हुआ है।
ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त काल में, मतलब नेपोलियन और समुद्रगुप्त के बीच में कुछ नहीं तो 1800 साल का तो गैप है ही। और आप समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करें तो गलत है। नेपोलियन ने एक छोटा सा यूरोप जीता था, और यूरोप जितना छोटे छोटे राज्य उसने जो जीते थे वो भारत से बहुत बड़ा है, सॉरी भारत उससे बहुत बड़ा है और बहुत डिफरेंट है भारत। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करना बेकार है। नेपोलियन को विश्व का समुद्रगुप्त बोलिए चलेगा, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन मुझे तो नहीं अच्छा लगता। पर खाली छोड़िए आप इन सारी बातों को, फालतू की बातें हैं। आप ये याद रखिए कि समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत, पृथिव्या प्रथम वीर, इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी का प्रथम वीर, ठीक है। पर क्रमांक, ये 3 उपाधियां समुद्रगुप्त ने ली थी। अब आप देखिए प्रच्छन्न बौद्ध की उपाधि किसने ली है, तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की उपाधि दी गई है। अब आप ये भी याद रखिएगा भावी बौद्ध किसको कहा जाता है, तो ये उपाधि दी जाती है मैत्रेय को। ठीक, मैंने अभी शायद कल या परसों वाले वीडियो में, पुराने वीडियो में इसको पढ़ाया भी होगा जब बौद्ध पढ़ाया। अब आप देखिएगा ये यहाँ पे, ये आपका 1 नंबर है, याद रखिएगा 1 नंबर बोल के जा रहा हूँ मैं। अब आप ये दर्शन किसका है, आप ये याद रखिए, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन। अब आप जानते हैं पतंजलि के जो आप बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, और पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर आज कौन है, रामदेव बाबा। और रामदेव बाबा क्या करते हैं, किसी से नहीं छुपा है। रामदेव बाबा का नाम सुनते ही आपको 40 योग मुद्राएं जहन में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्या है, तो गणेश उपाध्याय ये नव्य न्याय के प्रतिपादक है, तत्व चिंतामणि इन्होंने लिखी है। अब आप देखते हैं गौतम ऋषि जो है ये न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, जैमिनी ये पूर्व मीमांसा, बदरायण उत्तर मीमांसा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कणाद, तो ये वैशेषिक के हैं, और शंकराचार्य ये अद्वैतवाद के हैं। शंकराचार्य भी आपको नीचे भी मिलेंगे। तो आप ये जो यहाँ तक मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे 6 दर्शन होते हैं मेन तरह से, इसमें 7वां ये यहाँ पे नव्य न्याय जो है ये भी जुड़ा हुआ है। तो आप इन 6 को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत बार, मतलब कि अल्टरनेट ईयर पे यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। वहाँ से नहीं देगा तो ये जो यहाँ पे 5 चीज़ें लिखी हैं यहाँ से दे देगा। इन 2 से एक क्वेश्चन तो आना तय ही है। तो वहाँ पे आप देखे थे अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, इसी को पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है, ठीक है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कई बार पुष्टि मार्ग लिख के दे देता है शुद्धाद्वैत की जगह, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या आ गया, तो ये भी वही चीज़ है। अब विशिष्ट अद्वैत कौन है, तो रामानुजाचार्य। आप ये 5 यहाँ पे और ऊपर के 6 इनको रट के जाइए भाई। अगर ये आपको नहीं याद है तो आप समझो कि एंशिएंट हिस्ट्री में आप बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हो। ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो पीसीएस के, आरओ के, बीपीएससी के, सिविल के, या फिर आप वनडे एग्जाम भी दे रहे हो, तो आपको ये रटी होनी चाहिए, मतलब आपकी जीभ पे रहे ये। अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। अब आप देखेंगे हर्ष के, जब हर्ष, ये मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन हो जाता है कि जब हर्ष का शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद जो साम्राज्य था वो किन भागों में बटा। तो आप देखेंगे मगध में उत्तर गुप्तों ने शासन किया, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश ने, कन्नौज में मौखरी वंश ने, और वल्लभी में मैत्रक वंश ने। तो आप ये याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं चीनी यात्री जो हैं जब भी वो भारत आते हैं तो भारत का नाम वो युनतू बुलाते हैं। जैसे कि फ़ारसी लोग हिंदुस्तान बुलाते थे, ब्रिटिश इंडिया बुलाते थे, तो ये जो थे चीनी लोग ये युनतू बोलते हैं। युनतू मीन्स होता है भारत। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि गुप्तों ने सर्वाधिक ग्राम अनुदान दिए किसको, तो मंदिरों और ब्राह्मणों को। फिर आप देखेंगे भूमि कर को उद्रक कहा जाता है। भाग कर कितना होता है, तो ये होता है 1/6। आप सिंचाई कर को क्या कहते हैं, तो विदक भाग। तो आप ये नाम याद रखिए कि सिंचाई कर विदक भाग। आप देखते हैं वारंगल ये जगह क्या है, तो ये लौह उपकरणों के लिए फेमस थी। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम लिखा है। ये चारुदत्त और वसंत सेना का लव स्टोरी है, ठीक है। शतरंज गुप्त काल की देन है। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, पाल वंश का ये राजा है। आप देखेंगे प्रवर सेन जो है ये वाकाटक का राजा है और इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। फिर आप देखते हैं भीतरी स्तंभ लेख जो है इस पर हूणों और स्कंद की विजय का वर्णन मिलता है। मंदसौर अभिलेख ये फर्स्ट विज्ञापन है, मतलब कि पहली बार विज्ञापन की तरह इसका यूज किया गया था मंदसौर अभिलेख का। और इसमें यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल कौन है, तो ये एक हूण राजा है, ठीक है। और इसमें कुमारगुप्त के शासनकाल का है ये, ठीक है।
अब हम देखते हैं गधैया क्या है। तो गधैया भी एक तरह का सिक्का है। अब यहाँ आप आइए, ये गुप्त काल का है, गुप्तोत्तर काल के जो राजवंश है उनकी बात हो रही है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, ये आगे भी आपको एक बार मिलेंगे। राष्ट्रकूट कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था, इसकी राजधानी मान्यखेत। मौखरी वंश का कहाँ पे था? तो ये कन्नौज में था। इसके राजा संस्थापक कौन है? तो हरिवर्मा और ग्रहवर्मा। ये हर्ष की बहन का पति था, यानी कि हर्ष का जीजा। हर्ष कौन? हर्षवर्धन, जिसके टाइम पे ह्वेनसांग आया था। हर्ष प्रति 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद करता था। कहाँ पे? प्रयागराज में। जिस तरह से अभी कुंभ होता है, ऐसे ही हर कुंभ में वो आता था और ये परिषद करता था। आप देखते हैं पुलिकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था। पुलिकेशिन कौन है? तो ये एक चालुक्य राजा है। चालुक्य राजा, इसका एहोल अभिलेख मिलता है। ये देखिए एहोल अभिलेख। ठीक है, इसमें ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। 634-35 में ये युद्ध हुआ था और हर्ष हार गया था। इस युद्ध को नर्मदा का युद्ध बोला जाता है, नर्मदा का युद्ध। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पे ये लड़ा गया था। अब आप देखते हैं ह्वेनसांग जो है ये आया कब है भारत? जो 629 में आया है। नालंदा जब ये गया तो नालंदा के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। इत्सिंग जो है ये 671 से 695 में आता है भारत। सुनयुंग जो है ये 518 से 521 के बीच में आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ह्वेनसांग मिल रहा है, सुनयुंग मिल रहा है, इत्सिंग मिल रहा है। आपने फाहियान भी पढ़ा है, तो इन चारों का क्रम कई बार पेपर में पूछता है, तो मैं वो आपको क्रम से लिखवाऊंगा। अब प्रहत क्या है? तो ये बिना ज्योति जंगली भूमि है। कुल्यावाप और द्रोणवाप क्या है? तो ये भूमि की माप है एक तरह की। मीमांसा क्या है? तो वेद शाश्वत सत्य है। कर्म परिणाम के बीच की कड़ी को अपूर्व कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको क्रम से बताता हूँ कि कौन कब आया था, कहाँ पे जगह है। जगह कहाँ है? कहाँ है जगह? अभी ढूंढता हूँ मैं, रुकूगा। अरे यार जगह कहाँ है? मिल गई तो दोस्तों जगह, ये मिल गई जगह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आया है फाहियान। ये आप लोग लिख लीजिएगा। फाहियान कब आया है? तो ये 399 से 414 के बीच में। ठीक, फाहियान के बाद कौन आया है? तो सुनयुंग आया है। फिर कौन आया है? तो ह्वेनसांग आया है। फिर कौन आया है? तो आपका आया है इत्सिंग। ये 700 कुछ में आया है। ठीक है, इसका वाला मैं फिर से भूल गया। देखो ये आया है 629 से 645 तक, और ये 5 में कुछ आया है। 5 में इसका सन याद नहीं है मेरे को, फिर से भूल गया। तो आप ये वाला यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सुनयुंग 518 से 521, और ये जो है इत्सिंग आपका 671 से 695। सॉरी, 671 से 695, और ये आया है 514 से 519। पाँच सौ 18 से 21 है। हट गाइस, ये सन मेरे को भी भूल जाता है। 518 से 521 मैं भी भूल जाता हूँ दोस्तों, भुलक्कड़ हूँ, क्या करूँ। आप ये क्रम याद रखिएगा कम से कम। अगर ये सन ना भी याद रखें, जैसे फाहियान और ह्वेनसांग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपने सुन ही रखे हैं। ये सुनयुंग और इत्सिंग आपने नहीं सुन रखे होंगे, लेकिन इनका भी आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन कब आया है, नहीं तो फिर आप फंसेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है। तो प्राचीन भारत की जो स्थापत्य कला है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये हम्पी में स्थित है। हम्पी में विष्णु भगवान के लिए समर्पित है ये मंदिर। अब मंदिर शैली आप देखेंगे तो ये नागर, वेशर और द्रविड़ है। जो मंदिर शैली है इसको 3 तरह से बांटा जाता है, 1 2 3। मैं ये अगर इसको बोलूँ, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, तो नर्मदा के उत्तर में जो होगा ये नागर है आपकी, नर्मदा के उत्तर और गोदावरी के बीच में ये वेशर है, और ये जो दक्षिण में है ये आपकी द्रविड़ है। तो आप ये समझ लीजिए, नदियों से इस तरह से हम बांट देते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट बंटवारा नहीं है कि हाँ बस अगर ये लाइन पार हो गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मंदिर मिलेंगे आपको, आप जब इलाहाबाद में देखेंगे ये नागर शैली का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे अगर आप संगम तट पे देखेंगे तो शंकराचार्य मंडपम मंदिर जो बना है वो द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। तो एक तरह का बंटवारा हुआ है सांकेतिक रूप से, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। बस आप देखेंगे तो इस तरह जब आप इन नदियों के पार जाएंगे तो आपको ऐसे मंदिरों की बहुतायतता मिलेगी।
अब आप पंचायतन मंदिर अगर देखें तो यहाँ पे 5 मूर्तियाँ होती हैं। ये 5 मूर्तियों वाले मंदिर को पंचायतन मंदिर कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे जैसे कि शिव मंदिर है तो उसमें आपको पार्वती जी का मूर्ति मिलेगी, उसमें आपको गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, आपको कार्तिकेय भगवान की मूर्ति मिलेगी, ठीक है, और साथ में नंदी जी मिलेंगे। अब ये हो गए ना 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पंचायतन मंदिर होता है। अब आप देखेंगे नैमिषारण्य, ये कहाँ है, तो ये आपका सीतापुर जिला में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दधीची ने अपनी हड्डियाँ दान की थी और दधीची की हड्डियों से क्या बना था, तो आपने इंद्र के हाथ में जो वज्र देखा होगा वो दधीची जी की हड्डियों से बना हुआ है, और वज्र सबसे पावरफुल और कठोर हथियार होता है। फिर आप देखेंगे कन्हेरी की जो गुफाएं हैं ये टोटल 109 है, बोरीवली मुंबई में। तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। अब इधर देखते हैं हम लोग कुछ मंदिरों को, तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो ये विद्याधर चंदेल ने बनवाया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया, तो यहाँ पे 85 मंदिर है, नागर शैली में बना हुआ है ये। और देखेंगे ये वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन सभी को समर्पित है। मातंगेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित है, धंग द्वारा निर्मित है। धंग एक राजा था, चंदेल राजा। फिर आप देखेंगे दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ललितपुर। फिर आप देखेंगे गुप्तकालीन गुफा चित्रांकन अजंता और बाग की गुफाएं। पालीताड़ा जैन मंदिर जो है भावनगर शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में है। फिर आप देखेंगे एलिफेंटा की गुफा, ये राष्ट्रकूट शासक ने बनवाई है। कुल 7 गुफाएं हैं जिनमें से 5 मंदिर हैं। अधिकांश हिंदू शिव को समर्पित है, 2 बौद्ध को, और त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति यहाँ पे मिलेगी आपको। एलोरा मंदिर कहाँ है, तो एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में, यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। आप देखेंगे 1 से 12 नंबर तक की गुफाएं बौद्धों को समर्पित हैं, 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदुओं को, और 30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म को। यहीं पे आपको कैलाश मंदिर मिलेगा जिसका निर्माण शैलकृत द्रविड़ शैली में हुआ है। अब आप देखेंगे इसको बनवाया किसने, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। आप ये प्रथम याद रखिएगा क्योंकि कई बार यहाँ पे ऑप्शन में 2nd, 3rd, 4th सब दे देता है और आप फंस जाते हैं। फिर आप देखेंगे नासिक बौद्ध गुफा किसने बनवाई है, तो पांडवलेनी ने। अजंता गुफा 16 नंबर की जो है, यहाँ पे मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है, तो गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 ऐसे ऑप्शन दिया था। तो आप याद रखिएगा कि ये गुफा नंबर 16 में है। आप देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, ठीक है। इसको 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया। लिंगराज मंदिर ये भी ओडिशा में है, नागर शैली में बना है। मोढेरा सूर्य मंदिर ये सोलंकी भीम फर्स्ट ने बनवाया था, ये गुजरात में स्थित है। फिर आप देखेंगे अंकोर वाट का कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना है, सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। फिर हम देखते हैं बोरोबुदुर स्तूप कहाँ, तो ये जावा द्वीप में है। मामल्ल शैली का प्रणेता कौन है, तो नरसिंह वर्मन। अब इन्होंने बनवाया क्या है, तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया था इन्होंने। अब रथ मंदिर में आप देखेंगे तो धर्मराज का रथ जो है वो सबसे बड़ा है और द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है। यहाँ पे कितने रथ मिलेंगे आपको, तो आपको मिलेंगे 7 रथ। राजराजेश्वर जो है इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर ये राजराज प्रथम ने बनवाया था, ये चोल राजा हैं, ठीक है। और ग्रेनाइट पत्थर से बनाया था। गंगैकोट चोलपुरम ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। राजेंद्र प्रथम का ये राजराज प्रथम का बेटा है राजेंद्र प्रथम। अब आप देखेंगे सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश में सोनगिरी मंदिर जो है ये जैनियों की पवित्र भूमि कहा गया है। यहाँ पे 77 जैन मंदिर पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ साहित्य दिया हुआ है, कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं, रट लीजिएगा, हाई चांसेज है यहाँ से क्वेश्चन बन जाने के। अब आप देखेंगे हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखी है इसने, इतिहास का पिता कहा जाता है। वराहमिहिर ने बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता लिखी है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा है। नागसेन ने मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा हुआ। कल्लड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, ये कश्मीर का इतिहास है। हर्षवर्धन ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो आप प्रियदर्शिका देखेंगे, रत्नावली देखेंगे, नागनंदा देखेंगे। जयदेव इसने गीत गोविंद लक्ष्मण सेन के आश्रय में, ठीक है। अबुल फजल इसने आयरे दानिश लिखी है पंचतंत्र फारसी में। सर्ववर्मा इन्होंने कातंत्र व्याकरण लिखा है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर ये एक टीका है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मतविलास प्रहसन लिखा है। अब आप देखेंगे दंडी इन्होंने 10 कुमार चरितम लिखी है। मनु ने मनु स्मृति। निरुक्त किसकी रचना है, तो यास्क ने लिखी है निरुक्त को। तो आप ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो आप ये याद रखिएगा। सुबंधु ने क्या लिखा है, तो वाशवदत्ता लिखा है। कात्यायन ने वार्तिक, वात्स्यायन ने कामसूत्र, कुमारदास ने जानकी हरणम, भवभूति ने उत्तर रामचरित, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, भारवी ने कीरातार्जुनीयम और फिर राजशेखर ने कर्पूर मंजरी। तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। 1/4 पेज में है ये और ये सारी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए हम लोग संगम युग देखते हैं यहाँ से, चोल, चालुक्य, पल्लव। अब आप देखेंगे संगम युग में तमिल संगमम हुए थे 3। तो इसमें प्रथम तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अगस्त्य ऋषि। हुआ कहाँ था? तो ये मदुरै में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो ये कपाटपुरम में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो तोलकाप्पियर और अगस्त्य ऋषि। तीसरा कहाँ हुआ था? तो ये मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। अब आप देखेंगे कोन को मन्नन, ये किसको कहा जाता है? तो ये शब्द राजा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संगम क्या था? तो संगम तमिल कवियों और विद्वानों की परिषदें होती थी, जो यहाँ पे हो रही हैं 3 ठो, ठीक है। अगस्त्य ऋषि जो थे ये तमिल साहित्य के जनक कहे जाते हैं। तोलकाप्पियम जो है ये सेकंड संगम का एकमात्र अवशिष्ट है। इसके रचनाकार कौन है? तो तोलकाप्पियर हैं, ठीक है। प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है ये तमिल व्याकरण का। आप देखेंगे शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? तो इलांगो आदिगल ने की है। तिरुक्कुरल की रचना किसी ने की है? तो तिरुवल्लुवर ने की है। ये तमिल का बाइबिल कहा जाता है, लघु वेद तिरुक्कुरल को, तो ये इंपॉर्टेंट। आप देखिए यहाँ पे शिल्पाधिकारम, तिरुक्कुरल और तोलकाप्पियम, ये तीनों ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के रचयिता का नाम आपको याद होना चाहिए। अब आगे आते हैं पल्लव वंश में हम आते हैं। तो आप देखेंगे पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनको महामल्ल कहा जाता है। इनके बाद इनके अगले राजा कौन है? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनको मत्त विलास प्रहसन की रचना की है इन्होंने। फिर उसके बाद संगम साहित्य केवल चोल, चेर और पांड्यों का साहित्य है। बृहदीश्वर मंदिर जो है ये नंदी भगवान की एकास्म मूर्ति मिलती है। एकास्म मूर्ति का मतलब होता है केवल एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति, ठीक है, सिंगल स्टोन से उसी को काट के बनाई गई मूर्ति, एकास्म मूर्ति। ये विशालतम नंदी मूर्ति है। शिव की दक्षिणा मूर्ति शिक्षक रूप में यहीं पे मिलती है आपको। यहीं पे आपको तक्कोलम युद्ध का वर्णन है। परांतक प्रथम को हराकर कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजा, आप देखेंगे राष्ट्रकूट जो कृष्ण फर्स्ट था उसने मंदिर बनवाया था। कौन सा? कैलाश मंदिर। अब ये वही उसी का सक्सेसर है कृष्ण तृतीय। तो परांतक प्रथम को हराकर इसने तक्कोलम युद्ध में कब्जा कर लिया। अब आप देखेंगे राज प्रथम जो है ये चोल वंश का राजा है और इसने उत्तरी सिंघल द्वीप को जीता। उत्तरी सिंघल द्वीप मतलब उत्तरी श्रीलंका को। और राज फर्स्ट का जो बेटा है राजेंद्र प्रथम, इसने पूरा श्रीलंका ही जीत लिया और जो वहाँ का एरिया उसको चोलगंगम में बदल दिया, एक कृत्रिम झील बना दी। अब कुलोतुंग जो है ये भी एक चोल राजा है, इसने श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया। 72 सौदागरों का दूत मंडल इसने चीन भेजा। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था, जिसको वलनाडु तथा कोट्टम में विभाजित किया गया था। कोट्टम में कई नाडु होते थे जिनको जिला कहा जाता था। ग्राम को कुर्रम कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का साक्ष्य आपको किसमें सबसे पहले मिलता है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में। ये लोकल गवर्नेंस LG का पहला साक्ष्य है, स्थानीय स्वशासन का, जो आप 73वें संशोधन से करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है चोल वंश में। तो ये कितनी पुरानी चीज़ है। फिर आप देखते हैं गांवों की देखभाल की कार्यकारी समिति को वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन को टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति को संवत्सर वारियम, तालाब समिति को एरी वारियम, स्वर्ण समिति को पोन वारियम, शिल्पियों और व्यापारियों की सभा को श्रेणी या पूग कहा जाता था। तगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होते थे और वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कमियों को ज्ञात था। अब चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे वातापी या बादामी के जो चालुक्य है उनका वर्णन दिखाया गया है। चालुक्यों की राजधानी थी क्या? बादामी। अब आप देखेंगे चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन फर्स्ट। इसी में आपको अगला मिलेगा पुलकेशिन सेकंड। एहोल अभिलेख का वर्णन मिलता है यहीं से। अब आप देखेंगे रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख की रचना की थी। महिलाएं उच्च पदों पर नियुक्त होती थी इस काल में। मात्वालिन एक चीनी यात्री था जो भारत और चीन संबंधों के बारे में वर्णन किया है। एम्फोरा जार एक तरह का होता है। एम्फोरा जार बहुत ऐसा, उसकी पतली गर्दन होती है ऐसी, तो वो एक तरह का जार है। ये यूपीएससी में एक बार पूछा था कि एम्फोरा क्या है? तो ये एक तरह का जार है, लंबी संकीर्ण गर्दन वाला। तो ये वर्ड टाइप का क्वेश्चन था, यूपीएससी का PYQ है ये। अब हम देखते हैं मणिग्रामम और वलंजियर जो है व्यापारियों का संगठन है, ठीक है। फिर हम देखते हैं उरैयूर, ये एक सूती वस्त्र केंद्र था, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो किताब का वर्णन हमने आपको पहले किया है, उस किताब में इस जगह का वर्णन मिलता है।
फिर आप देखेंगे पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। मदुरा पांड्य राज्य की राजधानी थी। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य राजाओं ने किया है। अब आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट के कुछ बंदरगाह दिखाए गए हैं, नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलीशंडा। ये 4 बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। यहीं पे अगर उरयूर दे दे साथ में तो ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, याद रखिएगा। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, गलत करवाने के लिए आपसे ऐसा दे सकता है। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी है। मयूर शर्मन इनका पहला राजा है, संस्थापक है। चोल वंश का संस्थापक विजयालम है। रोमन साम्राज्य के संबंध चेर साम्राज्य के साथ थे। अरिका मेडुक जगह की खुदाई से इसके साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि रोमन साम्राज्य की मुद्राएं यहाँ पे मिलती हैं। अब आप देखेंगे रोमन साम्राज्य के साथ पांड्य शासकों के साथ भी थे। पांड्य शासकों ने यहाँ दूत भेजा था। मोटुपल्ली एक बंदरगाह है काकतीय साम्राज्य का। काकतीय साम्राज्य वही जहाँ की रुद्रमा देवी थी। अगर आप इस साम्राज्य के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप रुद्रमा देवी मूवी देखिएगा, साउथ इंडियन मूवी है, मस्त मूवी है, अच्छी मूवी, आप देखिएगा इसको। अब आप देखते हैं पल्लव वंश की राजधानी तो कांचीपुरम, पांड्य वंश की मदुरा, चेर वंश की वांजी, चोल वंश की तंजौर और होयसल वंश की द्वार समुद्र। अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे है पूर्व मध्यकाल, मतलब कि ये चालू हो गया आपका मध्यकाल, यानी कि म्यूडल हिस्ट्री के पहले का थोड़ा सा पीरियड। इस पीरियड के बारे में मैं आपको बताऊं, अलबरूनी जो था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने कहा था कि इस काल के जो लोग थे वो संकीर्ण और रूढ़िवादी विचारधारा के थे। इतने ज़्यादा रूढ़िवादी थे ये लोग कि इनके पूर्वज इनसे सही थे, मतलब ये अपने पूर्वजों से ज़्यादा रूढ़िवादी थे पूर्व मध्यकाल के लोग। तो अलबरूनी ने कहा था, ये एक इतिहासकार था, ये पहला इतिहासकार था जिसने पुराणों को, संस्कृत के पुराणों को पढ़ा था। मतलब एक विदेशी फारसी भाषा का ज्ञाता होकर उसने संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा पहली बार। फिर आप देखेंगे पूर्व मध्यकाल के कुछ राज्य, तो यहाँ पे जैनुल आबदीन जो है ये शाही खां के नाम से जाना जाता है। सोमदेव जो है इन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की है। फिर आप देखेंगे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की है। लक्ष्मण सेन सेन संवत के संस्थापक थे। राजा भोज जो है इन्होंने समरांगण सूत्राधार लिखा है और वाकपति जो है इन्होंने गढ़वाहो ग्रंथ लिखा है। अब आप देखेंगे कर्नाट वंश जो है इसके संस्थापक थे नान्यदेव, प्रथम राजा थे, और हरि सिंह जो है वो अंतिम राजा है। परमार वंश के संस्थापक है उपेंद्र या कृष्णराज। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतिदुर्ग। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नुक या जिजाक भुक्ति। सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। अब आप देखेंगे अर्घट्टा जो है ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र था। तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ अभिलेख अगर लिखाना चाहूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिएगा। ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो भोज का है ये। देवपाड़ा ये किसका है? तो ये विजय सेन का है। फिर आप देखते हैं हाथी गुफा, तो ये खारवेल का है। जूनागढ़ ये रुद्रदामन का है। ठीक है, और कौन सा मैं आपको बता दूं, और अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, वो तो आप अलग से पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, रुद्रदामन, देवपाड़ा, ग्वालियर। ठीक है, मंदसौर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुमारगुप्त का था और उसमें यशोवर्मन का वर्णन है। तो कई बार कुमारगुप्त ना दे के यशोवर्मन दे देता है। तो आप कम से कम इन 5 के नाम रट के रखिएगा। ठीक है, अब चलता हूँ मैं। ये यहाँ से आपका मध्यकालीन इतिहास चालू हो गया भारत पर मुस्लिम आक्रमण के साथ। अब भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किया किसने है? तो सबसे पहला आप देखेंगे हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म होता है 570 में, इनकी मृत्यु होती है 632 में, मक्का में। ठीक है,
अब आप देखेंगे प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कब होता है, तो 712 ईस्वी में होता है। करता कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीतता है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में सिंध को जीतता है तो पहली बार इसने जजिया स्टार्ट किया था। अब आप देखेंगे इसके बाद गजनी साम्राज्य जो है, गजनी साम्राज्य का भारत पर आक्रमण चालू होता है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगीन था। अल्पतगीन जो है इसी का दामाद था सुबुक्तगीन। मैं क्यों इसका नाम बता रहा हूँ वो आप आगे समझेंगे। अब ये सुबुक्तगीन जो है इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और ये विफल रहा। जब ये विफल रहा तो इसका पुत्र था महमूद गजनवी। अब आप ये गजनवी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगर आप याद हो तो ये 999 से लेके 1027 तक भारत में 17 बार आक्रमण करता है और इसका मेन मोटिव क्या होता था, लूटना था और फिर उसके बाद वापस चले जाना था। इसका राज्य करने का कोई मोटिव नहीं था। अब हम आगे देखेंगे, ये आपने देख लिया, मैंने ये समझा दिया कि अल्पतगीन सुबुक्तगीन ये क्यों है। फिर आप देखेंगे महमूद गजनवी जब भारत पर आता है, सोमनाथ को लूटता है, तो इसका सामना होता है भीमदेव फर्स्ट से। ठीक है, चंदेल राजा विद्याधर जो था इसने प्रतिरोध किया था इसका महमूद गजनवी का पहली बार और वो जीता भी था। फिर आप देखेंगे ये आक्रमण की बात हो गई। अब आप देखेंगे इसके साथ कौन कौन से राइटर्स भारत आए हैं, क्या उन्होंने यहाँ से लेके गए हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। तो आप देखते हैं उतबी जो है इसने तारीख़ यामिनी लिखी है और किताबुल यामिनी, ये दो, तारीख़ यामिनी का ही दूसरा नाम किताबुल यामिनी है। ठीक है, कई जगह ऐसे मिल जाता है, जैसे कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये एक ही किताब है, अलबरूनी ने लिखी है। तो ये दो नाम भले ही है लेकिन किताब एक ही है। उतबी क्या था, ये गजनवी का इतिहासकार था। बैहाकी ने कौन सी किताब लिखी है, तो तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी है। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है, तो ये शाहनामा लिखी है और इसको होमर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी किताबें, सारे लेखक याद रखिएगा। फरिश्ता जो है इसने तारीख़ फरिश्ता लिखी है, ये बीजापुर का शासक था। इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है ये किताब। आप देखेंगे अलबरूनी ने किताबुल हिंद और तहकीक हिंद लिखी है, एक ही किताब है। फिर आप देखेंगे अलग अलग नाम आपको मिलेगा, आप याद रखिएगा। पुराणों को पढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम था ये अलबरूनी ही था जिसने बोला था कि मध्यकालीन जो भारत के शासक थे ये अपने पूर्वजों से ज़्यादा रूढ़िवादी और संकीर्ण विचारधारा के थे, इसीलिए इनको जीतना आसान था। फिर आप देखेंगे गजनवी खत्म हुआ तो अब आपका आता है मोहम्मद गोरी। अब ये गोरी को आप याद रखिएगा, यही वो है जिसके कारण भारत में सल्तनत काल स्टार्ट होता है। ये अपना यहीं पे छोड़ के जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को और उसके बाद फिर वो सारा कुछ एक्सपेंड करता है। फिर आप देखते हैं मोहम्मद गोरी जो है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे गजनवी ने, और जो गोरी था इसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र अंकित करवाया था। तो संस्कृत वाला जो था वो गजनवी का था और लक्ष्मी जी का चित्र किसका था, तो गोरी का था। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, चिक्का हो जाएंगे वहीं पे। फिर आप देखेंगे गौरी 1175 में मुल्तान में पहली बार आक्रमण करता है और 1178 में जब ये गुजरात में आक्रमण करता है मूलराज सेकंड पर, तो मूलराज सेकंड जो है ये वही जो आप देखें गौरी को जिसने गजनवी के टाइम पे जो था वो भीमदेव, उसी का वंशज है मूलराज सेकंड, और ये हराता है इसको। फिर आप देखते हैं भारत पर प्रथम पराजय थी ये गौरी की। गौरी का फिर उसके बाद आप देखते हैं चंदावर का युद्ध जयचंद्र के साथ, जयचंद्र गढ़वाल राजा इसको हराता है। अब यहाँ पे मैंने तराइन की बात नहीं की है, आप देख लीजिए तराइन फर्स्ट एंड तराइन सेकेंड 1191 और ये 1192। तराइन फर्स्ट में गौरी हार जाता है और जो पृथ्वीराज है वो जीतता है, और सेकंड में गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज हार जाता है। जब ये हार जीत हो जाती है उसके बाद 2 साल बाद ये चंदावर पे अटैक करता है। चंदावर ये कन्नौज वाला एरिया है। फिर आप देखते हैं नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जो है इसने जला दिया। 1203 में जब बंगाल पर गया ये बख्तियार खिलजी, तो लक्ष्मण सेन शासक था, ये भाग गया वहाँ से। अब आप देखते हैं ईरानी लोग जो है ये भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, यूनानी लोग इंडिया बोलते हैं, अरब लोग हिंदू बोलते हैं और चीनी लोग यिन तू बोलते हैं। यिन तू आपने पढ़ा है ये चीज़, ठीक, तो आप ये याद रखिएगा। अब जैसे ही देखिए गौरी जीतता है उसके बाद गौरी चला जाता है अपना मस्त से बोरिया बिस्तर बांध के गोर, और यहाँ पे छोड़ के किसको जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को।
कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी से भारत में सल्तनत काल की शुरुआत होती है। सल्तनत काल कब से कब तक सल्तनत काल है? तो ये 1206 से लेके आपका चलता है 1526 ईस्वी तक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा से एक मेंबर की तरह, मतलब कि एक प्रतिनिधि की तरह था गोरी का। उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। और सल्तनत काल आप देखेंगे इसमें 5 वंश हैं। गुलाम, फिर गुलाम के बाद आता है आपका खिलजी, खिलजी के बाद आपका आता है तुगलक, तुगलक के बाद आपका आता है सैयद, और सैयद के बाद आपका आता है लोदी। बहुत तेज़ी से सल्तनत काल में ख़त्म करूँगा, आप देखते जाइए। आप देखेंगे गुलाम वंश ये 1206 से लेकर आपका चलेगा 1290 तक। फिर उसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक आपका चलेगा खिलजी वंश। तुगलक वंश 1321 से लेके आपका चलेगा 1414 तक। 1414 से लेकर के 1451 तक आपका चलेगा, 51 या 50 जो भी एक मान के चले आप, यहाँ तक चलेगा आपका सैयद वंश। और 1451 से आपका 1526 तक रहेगा लोदी वंश। अब आप देखेंगे तुगलक वंश ये लॉन्गेस्ट है, 94 ईयर्स, 94 ही है ना भाई, हाँ 80 14 84, 80 14 94। अब ये देखेंगे आप 30 वर्ष शॉर्टेस्ट है। तो खिलजी वंश जो है ये आपका शॉर्टेस्ट शासनकाल है, और जो तुगलक वंश है ये आपका लॉन्गेस्ट शासनकाल है। अब ये देखिए मैंने आपको सल्तनत काल का ओवरव्यू दे दिया। अब सल्तनत काल में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको तुरंत कराता चला जाऊंगा। सल्तनत काल में सबसे पहले आता है गुलाम वंश, मैंने आपको बताया ये 1206 से 1290 तक मैंने आपको बताया ही है। अब आप देखते हैं कुतुबुद्दीन इसका संस्थापक है। कुतुबुद्दीन की कुछ उपाधियाँ है, कुरान ख्वाह, लाख बख्श और पील बख्श। पील मीन्स हाथी होता है, लाख मीन्स लाख होता है, और कुरान पढ़ने वाले को कुरान ख्वाह कहा गया। लाख बख्श कहा गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान करता था। पील बख्श कहा गया क्योंकि ये हाथियों के भर भर के दान करता था, हाथियों के इतना दान कर देता था। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, ये लाहौर से ही शासन चलाया इसने, कभी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, और सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अब आप देखेंगे इसने कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार के अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जयपुर में, अजमेर में, सॉरी जयपुर बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, अजमेर। कुतुबुद्दीन ने ये कुतुब मीनार कहाँ बनवाई? तो दिल्ली में बनवाई। इसको बनवाने में कौन कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको चालू करवाया, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे एक बार इसमें बिजली गिर गई और इसकी चौथी मंजिल गिर गई। जब चौथी मंजिल गिर गई तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल तो दोबारा से बनवाई ही, एक मंजिल और बनवा दी, इसको 5 मंजिल का कर दिया। तो वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिल की है। ठीक है। अब इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है, तो इसका शासनकाल है 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, एक गुलाम था ये, इसीलिए आप इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था गोरी का। गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। फिर बाद में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने आज़ाद किया और अपनी पुत्री से विवाह कर दिया। तो आप देखेंगे इल्तुतमिश ने सुल्तान आज़म की उपाधि ली थी, खलीफा की स्वीकृति ली थी। ये एक तरह का इलबरी तुर्क था, इलबरी तुर्क इसकी प्रजाति है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला इल्तुतमिश था। चांदी का सिक्का जो था इल्तुतमिश का, उसको टका कहा जाता था, और तांबे का सिक्का जो था उसको जीतल कहा जाता था। आप देखेंगे इब्न बतूता ने ये बताया है कि इल्तुतमिश जो था उसने शेर की मूर्ति बनवाई थी, उस पर एक घंटी लगवा रखी थी, और वो घंटी बजाकर लोग न्याय की मांग कर सकते थे। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा तक आया था। तो मंगबरनी चंगेज खां का भगोड़ा था, मंगबरनी की खोज में आया था। इल्तुतमिश ने कहा ले ले भाई अपना मंगबरनी, मुझे लड़ाई नहीं करनी, और इल्तुतमिश ने मंगबरनी सौंप दिया चंगेज खान को। चंगेज खान चुपचाप चला गया। चंगेज खान का ही दूसरा नाम तेमुचिन था। अब आप देखेंगे चंगेज खान जैसे ही इल्तुतमिश का है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनती है। अब रजिया कौन है? तो ये पहली महिला सुल्तान है। इसके बारे में लेनपूल ने कहा था कि यदि वो पुरुष होती तो उससे अच्छा शासक पूरे सल्तनत काल में नहीं हो सकता था। ऐसे ही बर्नी ने रजिया सुल्तान के बारे में कहा था कि उस रजिया में एक राजा होने के सारे गुण विद्यमान थे। ठीक है, बस ये एक स्त्री थी, इसकी वजह से इसकी चल नहीं पाई। जो चालीसा दल था उसने षड्यंत्र करके रजिया को ख़त्म कर दिया।
रजिया के बाद आप देखते हैं डायरेक्ट बलबन को। अब मैं बलबन की क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है, लेकिन ये आदमी नासिरुद्दीन महमूद ऐसा था कि ये राजा के नाम पे कलंक था। कलंक कैसे? टोपी बेच के तो अपना काम चला रहा था, खुद टोपियाँ बनाता था, खुद बेचता था, राजा वाले गुण इसमें थे नहीं, नाम मात्र राजा था। और इसका शासनकाल अच्छा है, आप देखेंगे लगभग शासन करता है 26-27 साल लेकिन शासन इसके काल में शासन बलबन के हाथ में ही था। अब आप देखेंगे बलबन कौन है? ये इल्तुतमिश का एक गुलाम था। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। ग्वालियर विजय के टाइम पे इल्तुतमिश ने 1233 में बलबन को खरीदा था। अब बलबन को खरीदने के बाद इल्तुतमिश ने अपने चालीसा दल में इसको शामिल कर लिया। अब इल्तुतमिश के जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और रजिया ख़त्म हो गई, तो बलबन ने क्या किया, नासिरुद्दीन जो महमूद है ये जब राजा बना, इससे अपनी बेटी की शादी कर दी। तो बन गए बलबन महाराज इनके ससुर, और ससुर बनते ही इन्होंने उलूग खां की उपाधि ले ली। ठीक है। और जो नासिरुद्दीन महमूद है इसने भी नायब मालिकात की उपाधि दी, मतलब मालिक बना दिया इसने। तो पूरा कंट्रोल बलबन ने अपने हाथ में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल से ही ले लिया था, और 1266 में वह वास्तविक सुल्तान भी बन गया। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है। बलबन एक गुलाम था, इसलिए इसकी इज्जत नहीं करते थे लोग। इसने 3 प्रथाएं चालू की: सिजदा, पैबोस और नवरोज। सिजदा का मतलब होता है ज़मीन पर लेट कर सलाम करना सुल्तान को। पैबोस का मतलब होता है चरण चूमना सुल्तान के। और नवरोज एक पारसी त्यौहार था, तो मतलब ये अपने आप को कुलीन दिखाने के लिए सारे आडंबर कर रहा था। राजस्व सिद्धांत जो था इस काल का, उस पर ईरानी प्रभाव था। अब आप देखेंगे सैन्य विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। दीवाने अर्ज बोला जाता था, दीवाने आरिज उसको कहेंगे हम। और तुगरिल खां जो है बंगाल का विद्रोह हुआ था बलबन के टाइम पे। अब मैं बलबन की इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो बलबन के 2 पुत्र थे। एक पुत्र इसका चंगेज खान, यानी कि जो ये थे चंगेज खां, उसके साथ लड़ाई में मारा गया था। और जो दूसरा पुत्र था बुगरा खां नाम था उसका। बुगरा खां थोड़ा डरपोक टाइप का आदमी था। बलबन जो था ये बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रवृत्ति का था, मार काट करने वाला। तो बुगरा खां इससे दूर ही रहता था, कहता था भाई तेरे को जो करना है कर, मुझे दूर रहने दे। बुगरा खां चला गया बंगाल और वहीं पे अपना चुपचाप शासन कर रहा था। कभी वो दिल्ली आया ही नहीं, कभी उसने राजा बनने की इच्छा जाहिर ही नहीं की। तब अंत में जो बुगरा खां का बेटा था, जो उसका बड़ा बेटा था, उसके बेटे क्यूमर्स को राजा बनाना चाह रहा था बलबन, लेकिन क्यूमर्स को मार दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। और जो बुगरा खां का बेटा था कैकुवाद, उसको भी जलालुद्दीन खिलजी ने कैद करके मार दिया। दोनों बच्चे ही थे, इनमें कोई दम नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी, उसी के बाद फिर उसने खिलजी वंश की स्थापना की। आप देखते हैं अंकोर वाट मंदिर सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया है। अब यहाँ से आपका चालू होता है खिलजी वंश। यही जलालुद्दीन खिलजी किलोखरी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये महल बनवाया किसने? तो बलबन ने बनवाया। अब आप देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी साउथ से, मतलब देवगिरी से जीत के आया था और पार्टी कर रहा था कड़ा मानिकपुर में, और बीच पार्टी में जलालुद्दीन खिलजी आ गया। अलाउद्दीन को गुस्सा आ गया, पार्टी बंद करवा दी थी उसने। अलाउद्दीन खिलजी को चाकू घोंप के मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को, चाचा जान को चाकू घोंपा और चाचा जान निकल लिए। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुँचे, अपना राज्याभिषेक किए। इस बीच में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली जा रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने रास्ते में दक्षिण से लूटा हुआ माल जनता में इस तरह से बांटा कि जनता ने कहा बस हमारा राजा कैसा हो? अलाउद्दीन जैसा हो। अब आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की कुछ खूबियां भी हैं। धर्म पर राज्य का नियंत्रण इसने रखा, मतलब कभी धर्म को हावी नहीं होने दिया। शरीयत के नियमों को इसने भंग किया। भूमि पैमाइश के बाद इसने लगान वसूली, मतलब किसी से भी ज़्यादा कम वसूली नहीं की। ज़मीनें नापी, जितना वाजिब था उतना लिया। इसने भूमि पैमाइश के लिए दीवाने मुस्त खराज बनवाया। इसने ज़मीनें जो थी, जो ऐसे ही फालतू जनता में बांट दी जाती थी उपहार के स्वरूप धर्म के लिए, तो इसने क्या किया, मिल्क नाम की जो ज़मीन होती थी, मिल्क वो ज़मीन होती थी जो राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति या इनाम के रूप में दी जाती थी, और वक्फ वो ज़मीन होती थी जो धर्म के लिए दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी आया, दोनों तरह की ज़मीनें छीन ली, कहा फालतू काम मत करो, इसको दो, इस पर मैं टैक्स लगाऊंगा। और जब उपज का 50% इसने टैक्स लेना चालू किया। और
जो अलाउद्दीन खिलजी, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू करने का मेन मोटिव ये था कि अलाउद्दीन खिलजी को लगातार युद्ध लड़ने थे। अब युद्ध लड़ने के लिए चाहिए आपको सेना, और सेना अगर आपको खड़ी करनी है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा वेतन। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं, कम पैसे में आप अच्छी सेना खड़ी नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वेतन तो कम दिया, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको सस्ती करने के लिए, ताकि लोग कम वेतन में अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सके, इसलिए बाजार पर नियंत्रण किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू की, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप अभी जो देखते हैं ना कि सरकार फ्री में अनाज बांट रही है, ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने, सोचिए अलाउद्दीन खिलजी ने आज से 700 साल पहले सोच ली थी। कितना दूरदर्शी आदमी था। लोग उसकी क्रूरता को याद रखते हैं, उसकी दूरदर्शिता को किसी ने याद नहीं किया। बहुत दूरदर्शी शासक था। फिर आप देखते हैं इसने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू की, उसके तहत एक प्रथम सहना बनाया, मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो नियंत्रक होगा, और वो सहना कौन था, तो मलिक मकबूल था। ठीक है। फिर इसने क्या किया, घरी और चरी कर अलग से लगाया। मतलब अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप चारागाह से चारा काट रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स बार बार इतना ज़्यादा लगा क्यों रहा था, अपनी अय्यासियों के लिए नहीं, क्योंकि इसको अपना साम्राज्य विस्तार करना था, और वो तो ये करके रहेगा, और उसके लिए चाहिए होती है सेना, और अगर सेना चाहिए तो आपको वेतन देना पड़ेगा, और वेतन के लिए पैसा चाहिए। तो अगर लड़ाई करनी है तो फंड तो चाहिए होगा बाबू। उसके बाद आप देखते हैं मुबारक खिलजी जो है, इसका नाम है अल इमाम खलीफतुल्लाह। ठीक है। मुबारक खिलजी कौन है, ये जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 4 साल के लिए शासन करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का अभियान याद रखिएगा, इसी क्रम में याद रखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर में पूछेगा, नहीं याद रखे होंगे तो गोला खा जाएंगे धड़ाक से। देवगिरी 1296, ठीक है, 1296 जीत के आया था। यहीं की पैसे की पार्टी कर रहा था कि चाचा आ गए थे पैसा मांगने, तो चाचा को चाकू मार के काम खत्म। फिर आप देखेंगे गुजरात 1299 कर्णदेव। यहीं पे आप देखेंगे यहाँ की रानी जो थी, यहाँ की जो राजकुमारी थी उसका नाम था देवल, और इस राजकुमारी के साथ खिज्र खान खां के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सैयद वंश वाले। खिज्र खान ये अलाउद्दीन खिलजी का लड़का है। इन दोनों का चक्कर चल रहा था, चक्कर ख़त्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीत के। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, इस कहानी का वर्णन आशिका नाम की किताब में मिलता है, और ये किताब लिखी किसने है, तो अमीर खुसरो ने लिखी है। कुछ भी फालतू नहीं बताता, मेरे पास उसके साक्ष्य होते हैं तभी बोलता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे रणथंभौर विजय 1301 में हमीर देव यहाँ का शासक था। चित्तौड़ विजय 1303 में रतन सिंह। आपको याद होगा पद्मावती, अरे मूवी तो दिखी होगी ना आपने, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, वही वाली कहानी है ये। थोड़ा सा फिल्मी ज़्यादा हो गई है वो कहानी, बाकी था थोड़ा चक्कर ऐसा। अब आप देखेंगे वारंगल विजय, यहाँ पे मालवा छूट गया। मालवा विजय 1305 में, वारंगल विजय 1310 में, और एक विजय यहाँ नहीं लिखी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जालौर 1311 में होती है, और 1311 में ही द्वार समुद्र भी जीतता है ये। ठीक है, यह साउथ में जीतने के लिए इसने अपना वो रखा था ना मलिक काफूर, वो उसको भेज देता था, नॉर्थ वाले खुद लड़ता था। तो जालौर विजय की कहानी ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी पुत्री का नाम था फिरोजा, और इसका भी चक्कर था किसी के साथ। जालौर का राजकुमार था वीरन देव। ठीक है, और इसके साथ चक्कर चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चक्कर कैसे ख़त्म किया, वीरन देव का सर ही काट दिया, सर काट के फिरोजा को दे दिया, और फिरोजा वो सर लेके कूद गई यमुना जी में। कहानी ख़त्म, पैसा हजम, आगे बढ़िए। अब देखिए अध्यादेश अलाउद्दीन ने 4 जारी किए थे। पहला अध्यादेश, ज़मीन वापस ले ली थी इसने सारी, अभी हमने आपको बताया वक्फ और मिल्क दोनों ज़मीनें ले ली। दूसरा, इसने गुप्तचर विभाग का निर्माण किया। तीसरा, इसने क्या किया, मादक पदार्थ और जुए पर रोक लगा दी। और चौथा, अमीरों की जो दावत होती थी और विवाह, इस पे बंदेज लगा दिया। क्योंकि ये अमीर लोग क्या करते थे, शादी करते थे साले एक दूसरे में, और उसके बाद क्या करते थे, ये लोग दावतें बुलाते थे, उसी दावत में षड्यंत्र करते थे और राजा का खेल ख़त्म कर देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दावतें ही ख़त्म कर दी। अब आप देखेंगे सल्तनत काल तथा मंगोल सीमा जो थी वो रावी नदी थी। मतलब रावी नदी जो है, इस साइड मंगोल, इस साइड सल्तनत काल का शासन। अब ये देखिए एक बार फिर से अलाउद्दीन की विजय का क्रम लिखा है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। देवगिरी
1296, गुजरात 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, 1306 में एक बार देवगिरी फिर जाता है मलिक काफूर जीतने के लिए। यहाँ वो लूटने के लिए जाता था, पैसा लेता था, चला आता था, शासन वासन नहीं करता था। फिर आप देखेंगे वारंगल, फिर जालौर और द्वार समुद्र आगे 1311 में, वो भी आप याद रखेंगे। अब देखिए ये खिलजी खत्म, अब आता है आपका तुगलक वंश। संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक इसको कहा जाता है। 1320 में इसने स्थापना की। लगान कितनी थी? तो 1/5 से 1/3, ठीक है। यानी कि ये जो तुगलक वंश वाले थे सालों ने वो लगान बढ़ा दी। देख रहे हैं आप, पहले 20% थी, सीधे ये लोग 33% कर दिए। गयासुद्दीन तुगलक जब खत्म हुआ उसके बाद आया MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। अकाल संहिता बनवाई इसने। MBT बहुत पढ़ा लिखा है, एकदम बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी था। इतना ज़्यादा ज्ञान था कि इसका ज्ञान इसी पे भारी पड़ गया। जितने भी इसने काम किए सब फेल हो गए, कुछ पास नहीं हुआ ये। इसने क्या किया देखिए, कृषि विभाग की स्थापना की। दीवाने को ही इंपॉर्टेंट है, रट के रखिएगा। सोने का सिक्का चालू किया इसने, इसको दिनार कहा जाता था। इब्न बतूता जो था इसी के टाइम में आया था। इब्न बतूता की किताब का नाम है रेहला, ये किताबिया याद रखिएगा। अब आप देखेंगे इसके टाइम पे 5 योजनाएं चली, पांचों फेल। पहली कौन सी? तो दोआब। इसका मैं सन बता दूं क्या आप लोगों? रहन दे यार, याद नहीं रख पाओगे तुम लोग, चलो बता देता हूँ। 1325। देवगिरी राजधानी परिवर्तन कब किया? तो 1326-27 में, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा 1330, खुरासान अभियान 1332 और कराची अभियान 1337। याद रहे तो याद रखना, नहीं तो नहीं याद रखना, भूल जाना। इससे कोई मतलब, ये पूछबे नहीं करेगा, ये क्रम पूछ सकता है, इसीलिए लिखा है। अब इब्न बतूता जो था इसको दिल्ली का काजी बनाया। किताबुल रेहला, ये रेहला किताब, ठीक है, इसने लिखी थी। और सुल्तान का राजदूत बनकर ये चीन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो होली भी खेल लेता था। मतलब मुस्लिम होने के साथ होली खेलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो मुस्लिम साथी होते हैं वो रंग डलवाने से ऐतराज़ करते हैं। अब आप देखेंगे FST, ये फिरोज शाह तुगलक है। 1351 में ही राजा बनता है, मतलब सुल्तान। और ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। लोक निर्माण विभाग बनवा देता है, रोजगार दफ्तर बनवा देता है, दीवाने खैरात गरीबों के लिए बनवा देता है, राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था कर देता है, दारुल सफ़ा अस्पताल बनवा देता है। दारुल सफ़ा मीन्स अस्पताल होता है, ठीक है, हॉस्पिटल। सफ़ा मीन्स हॉस्पिटल, याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग बनवा देता है। दीवाने बंदगान, दासों के लिए बंदगान, ये दास, ठीक है। फिर आप देखेंगे गाजी मलिक गाजी जो है ये सहना प्रमुख था, वास्तुकार था। 5 बड़ी बड़ी नहरें खुदवा देता है। हके सर्ब, ये एक तरह का सिंचाई टैक्स है, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था पहली बार। अगर आप नहर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपनी उपज का 1/10 भाग देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। एक काम ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देता है, ये गलत काम किया था। ब्राह्मणों पर नहीं होता। आप अगर देखेंगे तो जजिया कर उस टाइम पे गैर मुस्लिमों पे लगता था, मतलब आप अगर मुस्लिम नहीं हो तो आप पे लगेगा। फिर आप देखेंगे मेरठ और टोपड़ा का जो स्तंभ लेख था ये दिल्ली लेके चला गया। अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। नसरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक शासक था। इसी के टाइम पे जो हुआ था तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग 1398 में आक्रमण की। फिर आप आगे देखते हैं क्या, सैयद वंश। इसका संस्थापक कौन है? तो खिज्र खान 1414 में, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी का लड़का नहीं है, ये अलग आदमी है। इन लोगों के वंश में यही तो गड़बड़ है, बहुत सारे नाम सेम लगेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसका ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं, कुछ ढंग का काम किया नहीं, थोड़ा शासन किया, कुछ ढंग का काम किया नहीं। 4 इसके शासनकाल में राजा हुए थे, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। अब आइए लोधी वंश में। लोधी 1491 से 1526। बहलोल लोधी इसका जो था वो संस्थापक था। इसने जौनपुर जीता था। बहलोल लोधी ऐसा शासक था जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये दरीचे पे बैठता था। दरीचा मतलब समझते हैं? एक टाइप का कालीन होता है, चद्दर, बोरा, तो ये अपना खुद का बोरा लेके चलता था, कहीं भी बिछा बैठ जाता था। ऐसा सिंहासन वाला सिस्टम नहीं था इसके टाइम। अब सिकंदर लोधी जो है, इसका जो नाम था, मूल नाम, वो निज़ाम खां था। इसकी माँ जो थी वो सुनार थी, ठीक है, हिंदू माँ का पुत्र था ये। आप देखेंगे 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की, याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे गज़े सिकंदरी एक पैमाना बनवाया नाप तौल के लिए ज़मीन की। फरहंगे सिकंदरी एक आयुर्वेदिक किताब थी। लज्जत सिकंदरी संगीत और गायन विधा की किताब थी। आप देखेंगे गुलमुरुखी नाम से खुद कविताएं भी लिखता था ये आदमी। और अनाज से जकात हटा दिया, मतलब अगर अनाज आप उत्पादित कर रहे हैं तो उस पर संपत्ति कर नहीं लगता था। अब 1518 में खतौली की लड़ाई होती है, किसके किसके बीच? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी।
राणा सांगा कौन है? तो राणा प्रताप का नाम सुने होंगे आप, उसी का बाबा था ये। अब आप देखेंगे कुछ विदेशी यात्री आए हैं, इनका नाम किसके शासनकाल में आए हैं, कहाँ से आए, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब्दुल रज्जाक जो है ये ईरान से आया है देवराय सेकंड के टाइम पे। मार्को पोलो जो है ये इटली से आया है मारवर्मन के टाइम पे। नूनीज जो है ये पुर्तगाल से आया है और ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। ट्रेवेनियर जो है ये 17वीं शताब्दी में आया है, फ्रेंच था, फ्रांसीसी था, और ये शाहजहाँ के टाइम पे आया है। मनुची जो था ये इटली का निवासी है और दारा सिकोह के टाइम पे आया था। आप देखेंगे सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी जो है ये लुबाब अल अलबाब इसका नाम है, मतलब इसका थोड़ा सा बड़ा वाला भौकाली नाम। फिर आप देखेंगे जबामी उल हियाकत, एक दिशा सूचक यंत्र इसी ने यूज किया था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कुलाह दारन क्या, तो ये सैयद वंश से संबंधित है। फिर आप देखेंगे एमबीटी के शासन काल में सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्य था, मतलब एमबीटी के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। तो भौकाल बना ही रहा था, 2-4 अभियान किया था, लंबी सेना खड़ी कर लिया था, फेल भले ही हो गया बाद में, ठीक। तो देखिए ये हमारा सल्तनत काल का जो शासन काल था वो खत्म हो गया। अब प्रशासन, कला, साहित्य ये मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। आप हमको प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक देखते रहिए एडू भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं शुभम त्रिपाठी।